नमस्ते और स्वागत है आपका द आर्यमन शो प्रेजेंट्स क्रिकेट वीकली के दूसरे एपिसोड पर। मैं हूं आपका होस्ट आर्यमन उपासनी और मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे वीकली सफ़र पर जहां मैं कवर करूंगा हर चीज़ क्रिकेट। तो चलिए एक नया एपिसोड के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा एपिसोड और बात करते हैं अभी चलती हुई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की। तो भैया अगर आप ये मैच गौर से फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए कि इंडिया इज इन द ड्राइवर सीट। भारत ने एट द स्टंप्स ऑफ डे 3 40 रन बनाए हैं बिना किसी नुकसान के, चेजिंग अ टारगेट ऑफ अराउंड 190-195। तो विथ ओनली 150 रन्स रिमेनिंग टू विक्ट्री, मुझे तो लगता है भारत ये काफ़ी आसानी से खेल अपने पास ले जा सकता है और इसी के साथ ये श्रृंखला भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और जो श्रृंखला हमें पहले दिन पे जो पहले टेस्ट के बाद हमें लग रहा था एक बड़ी कॉन्टेस्ट होगी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वो हमें दिखी नहीं। कुछ झलके ज़रूर थे यहाँ वहाँ, लेकिन ऐसा कोई कॉन्टेस्ट हमें दिखा नहीं। इवन दो इंग्लैंड अपने बैस बॉल के बारे में काफ़ी बोस्ट कर रहे थे, काफ़ी बात कर रहे थे प्रेस में भी, बट कभी ऐसा लगा नहीं एटलीस्ट पहले टेस्ट मैच के बाद जो इंडिया आराम से जीत भी सकता था वो सिर्फ 20 रनों से हारा है, वो भी अपनी बैटिंग की गलतियों की वजह से। ऐसा इंग्लैंड के बॉलर्स को क्रेडिट तो था, हार्टली को क्रेडिट था कि उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग करी थी, अच्छे स्पेल्स मेंटेन करे थे उन्होंने, बट इंडियन बैटिंग कोलैप्स भी हुआ क्योंकि उन्होंने भी गलतियां करी थी। और इंग्लैंड ने वैसे 20 रनों से जीता था, तो अगर आप कहो तो अगर सिराज और बुमराह अच्छी बैटिंग कर लेते या बुमराह और कुलदीप बैटिंग कर लेते तो शायद वो मैच इंडिया जीत भी जाता और आज इंडिया 4-0 हो सकता था। चलिए खैर नहीं जीते, पर इंडिया ने उस मैच के बाद अपनी एक सीख ली, अपना एक गेम इम्प्रूव किया, अपना फॉर्म इम्प्रूव किया और आज ऑलमोस्ट जीत के करार पर है इंडिया। कल 9:30 बजे मैच फिर से शुरू होगा एंड मेरे मुताबिक इंडिया लंच तक ये गेम ख़त्म कर चुका होगा, क्योंकि मानता हूँ 150 रन बचे हैं मारने के लिए और वैसे इंडिया के पास ऑलमोस्ट 2 पूरे दिन है। तो आइदर इंडिया इसे चेस करेगा या इंडिया अपने दोनों विकेट्स 10 के 10 विकेट्स गवा देगा। देर इज़ नो चांस ऑफ अ ड्रॉ एट दिस मोमेंट। तो मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि इंडिया जाएगा बाहर कल एक वेरी एग्रेसिव थॉट के साथ, एक वेरी अग्रेसिव अप्रोच के साथ ही यार लंच तक ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव आउटपुट इसमें से यही निकलता है कि प्लेयर्स को एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है, 1.5 एक्स्ट्रा दिन मिल जाते हैं रेस्ट के, रिकवरी के। तो अगर आप ख़त्म कर सकते हो मैच लंच तक बिना ज़्यादा टर्बुलेंस के और मतलब अच्छे शॉट खेल के बिना ज़्यादा रिस्क लिए अगर आप लंच तक ख़त्म कर सकते हो तो क्यों नहीं। बट अगर नहीं तो फिर इवनिंग या फिर टी तक भी अगर मैच ख़त्म कर दे तो भी इंडिया को इस मैच से सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही दिखता है। ये मैच इंडिया के लिए रहा तो एक काफ़ी पॉजिटिव मैच है, इंग्लैंड के लिए भी एक पॉजिटिव मैच रहा है व्हेन इट कम्स टू सर्टन थिंग्स। पहले हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं चलो। तो इंग्लैंड के लिए सबसे पॉजिटिव बात तो मुझे ये लगी, स्पेशली जो रूट के लिए उन्होंने एक शतक जड़ा इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग में। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जो रूट ने एक शतक मारी है इस सीरीज़ में, तो उनको भी एक सेटिस्फैक्शन होगा, प्लस जो इंग्लैंड बोर्ड है, जो कोच और जो स्टाफ है, उनको भी एक राहत मिल जाएगी कि चलो अभी इसके वजह से इनका जो रूट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, अगले मैच में शायद वो अच्छा खेल ले। देखिए अब ये सीरीज़ तो ऑलमोस्ट हाथ से बाहर चली गई है,
अगर इंग्लैंड के सेकंड इनिंग्स में जो रूट हो या क्रॉली हो और ये सब मिलके अगर एक अच्छी स्टेबल पार्टनरशिप भी रखते, क्योंकि इंग्लैंड के पास ऑलमोस्ट 50 रन्स का लीड था जब वो बैटिंग करने गए अपने दूसरी इनिंग्स में। तो अगर इंग्लैंड थोड़ा पेशेंस रखता, थोड़े तो एक और एक थोड़ा शांति से खेलता, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, तो शायद इंग्लैंड के पास ये श्रृंखला ड्रॉ करने का या फिर एटलीस्ट इससे इस श्रृंखला को आखिरी गेम तक ले जाने का एक अच्छा मौका तो था। बट विथ इंडिया ऑलरेडी इन द ड्राइवर सीट, मुश्किल लगता है। ओनली अ बॉलिंग मिरेकल और कंप्लीट बैटिंग कोलैप्स फ्रॉम इंडिया, ऐसा ही यही एक चीज़ रहेगी जो इंग्लैंड को जिता सकती है। तो विशफुल थिंकिंग है ये सब, पर पॉजिटिव की बात करूँ तो जो रूट कमिंग बैक टू फॉर्म, ये एक पॉजिटिव रहेगा इंग्लैंड के लिए। उन्होंने अच्छी बैटिंग करी तो इंग्लैंड भी 350 का एक स्कोर बना पाए। तो जो एक मिसिंग की थी इंग्लैंड के लिए जो रूट में, जो वो संभाल नहीं पा रहे थे, बैस बॉल किया जाए तो वो अपना बैस बॉल अप्रोच को फॉलो करने में जाते थे और कई बार अपना विकेट खो दिया है इस सीरीज़ में। तो जो रूट अगर इन्होंने जैसी इनिंग्स खेली फर्स्ट इनिंग में, अगर ऐसी ही इनिंग्स बचे हुए टाइम में खेले अगले मैच में, तो इंग्लैंड का वो जो फॉर्मूला था जो चल नहीं रहा था वो चल जाएगा। मिसिंग की ऑब्वियसली जो रूट। इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेब्यूटेंट प्लेयर आए, आकाशदीप। पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आरसीबी के लिए खेलते थे। तो एक गुड न्यूज़ सॉर्ट ऑफ कह सकते, एक नया प्लेयर जो आपके सीनियर टीम के स्क्वाड में आया है, जो एक आपके सीनियर टीम के सर्कल में आया है, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड और एक वेरी पावरफुल इंग्लिश टीम के अगेंस्ट। देखिए इंग्लैंड वैसे पावरफुल मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड है तो पावरफुल, माना अभी वो थोड़े ढीले चल रहे हैं, लेकिन वैसे तो पावरफुल है। आप उनकी पिछले सीरीज़ देख लो, आप उनकी पिछली मैचेस देख लो आउटसाइड इंडिया, तो उन्होंने एक काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था उसमें। तो आप इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट तो कर नहीं सकते, ये तो आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो एक नया प्लेयर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ऐसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ में, और ऐसा प्लेयर जिसने आते ही काफ़ी इम्प्रेस कर दिया सबको। आते ही पहले ही अपनी इनिंग्स में, अपनी डेब्यू इनिंग्स में आते ही 3 विकेट लिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट लिए इंडिया के लिए। तो शोज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अब देखते हैं इंडिया ये प्लेयर को एक कैसे अपने शायद सीनियर स्क्वाड का एक इंटीग्रल पार्ट बनाती है, अभी बनाती है या थोड़े टाइम बाद बनाती है, अब देखना पड़ेगा बीसीसीआई से अप्रोच कैसे करती है। बट मेरा तो यही मानना है कि अगर आप किसी प्लेयर को ला रहे हो तो आप ऐसा ना करो कि आपने लाया, उसे खिलाया ये सीरीज़, आपने उसे 3-4 मैचेस खिला दिए और फिर अगले सीरीज़ में आप उसे भूल भी गए, और आप उसे सिर्फ तब भी याद करोगे जब आपके स्टॉक प्लेयर हो, जैसे बुमराह हो या शमी हो या सिराज हो, सिर्फ जब वो इंजर हो या जब वो रेस्ट कर रहे हो, जब वो ब्रेक ले, तब भी आप इन्हें लाए। तो ये करना सही बात नहीं होगी। आप कभी सिराज को रेस्ट करिए, आप कभी उनको बेंच करिए, फिर ये नए डेब्यूटेंट प्लेयर को लाइए, तो उन्हें भी धीरे धीरे आप एक आध मैच दे दे के बीच बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उनसे मैच खिलाइए, तो आपके पास एक नई यंग जनरेशन बन जाएगी जो बीसीसीआई करना चाह रहा है, जो इंडियन टीम करनी चाह रही है। तो आपके पास एक पूरा एक यंग स्क्वाड बनेगा, जो यंग है पर वो एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि उन्होंने जब यंग थे तब उन्होंने अपने काफ़ी मैचेस भी खेले सीनियर स्क्वाड के साथ, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और उन्हें समझ भी आ गई है, मैच्योरिटी भी आ गई है। तो
ऐसा कुछ करना चाहिए बीसीसीआई ने, और उन्हें अपने जो भी उनका रोस्टर है उसमें रखना चाहिए। हम एटलीस्ट इवन इफ एज अ नेट बॉलर हो या स्क्वाड प्लेयर हो, बट रखना तो चाहिए अगर वो उन्हें डेब्यू करा रहे हैं तो। सेम चीज़ अगर मैं कहूँ तो करुण नायर के साथ भी हुई थी। वो थे इंडियन टेस्ट टीम के एक काफ़ी इंटीग्रल नहीं कहूँगा मैं, एक प्लेयर तो थे जो थे, कुछ सीरीज़ में आए थे, काफ़ी ज़्यादा नहीं कहूँगा बट कुछ टेस्ट मैच खेले। सबसे मेमोरेबल जो मुझे आज तक याद है उनका 300 रन की जो पारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, आई थिंक 2016 में, 2016 आई थिंक या 2016 में हुई थी वो पारी। उन्होंने वो खेली, और उसके बाद कहो कि उनका नामो निशान ही नहीं था कहीं पर। ना वो नेशनल सेटअप के हिस्सा थे, ना वो कहीं पे थे, और आज तो उनका नेशनल टीम में फिर से आना एक सपने जैसा ही रह गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, सरफराज खान हुए, ध्रुव जुरेल हुए, आकाशदीप हुए, मुकेश कुमार भी एक हद तक, भैया मुकेश कुमार भी अच्छे खिलाड़ी है, तो उनके साथ भी ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उनको खिला रहे हो तो एक कंसिस्टेंटली खिलाओ उनको। डायरेक्टली रेगुलर बनाना भी समझ में आता है, मुश्किल काम है, बीसीसीआई कर नहीं सकती, बट कंसिस्टेंटली खिलाओ, बीच बीच में खिलाते रहो, और आपके पास एक अच्छी स्टेबल टीम रहेगी जो मच्योर हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जैसे मैंने कहा। अब मैं यंग प्लेयर्स की बात कर ही रहा हूँ तो मुझे ध्रुव जुरेल के पास जाना ही होगा। ध्रुव जुरेल ने अपना पहला 50 मार दिया है, तो ध्रुव जुरेल ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट 100 भी मारने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हार्टली की गेंद उन्हें डिसीव कर गई, और ध्रुव जुरेल रह गए 90 पे आउट। बट इससे और एक इम्पॉर्टेंट सवाल रेज होता है कि आपके पास एक के एस भरत थे जिन्होंने इतने सारे मैचेस खेलने के बावजूद एक हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी, और ध्रुव जुरेल जिनका ये दूसरा मैच है उन्होंने आते ही एक 90 बना भी दिया। तो कीपिंग स्किल्स असाइड, कीपिंग तो के एस भरत के अच्छे है, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट जब आप एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहते हो, आप चाहते हो कि वो एक अच्छा कीपर रहे और एक अच्छा बैट्समैन भी रहे, जो मिडल ऑर्डर संभाले इन केस जो आपका टॉप ऑर्डर है उसमें अगर कोलैप्स होता भी है, तो आप चाहोगे कि ये एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन हो। बेसिकली आप धोनी को रेप्लिकेट करना चाह रहे हो, बिकॉज धोनी हैज़ डन सच वर्क फॉर सो लॉन्ग विथ सो एलिगेंस, सो मच एलिगेंस, कि आप बेसिकली आप धोनी को रिप्लेस कर रहे हो, जो बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आप चाहोगे कि एक कोई तो हो विकेट कीपर बैट्समैन जो कीपिंग तो अच्छा करे ही करे, पर रन्स भी मारे, मिडल ऑर्डर को संभाले भी, और वही आज चलो वही हमें ध्रुव जुरेल ने दिखाया जब उन्होंने वो 90 मारे। कुलदीप यादव के साथ एक काफ़ी अच्छी साझेदारी बनाई उन्होंने इंडिया के लिए। इंडिया और इंग्लैंड का ट्रेल तो उन्होंने कम किया, जिसके बाद आते हैं इंडियन बॉलर्स ने इंग्लैंड को 150 के नीचे ही ऑल आउट कर दिया, टारगेट बचा कुछ। तो ध्रुव जुरेल को एक काफ़ी शाबाशी मिलनी चाहिए इस इनिंग्स के लिए, क्योंकि अगर ध्रुव जुरेल इस इनिंग्स में जल्दी आउट हो जाते, कि ये 20-30 रन पे ही आउट हो जाते, तो वो इंग्लैंड का जो 50 रन का जो अपना लीड था वो 50 रन नहीं 100 के ऊपर आराम से चला जाता। और आज जो इंग्लैंड 190 का ये दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, वो शायद 250 हो सकता था। तो इस पारी के लिए उन्हें शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए, और उम्मीद तो यही रहेगी, हमारी तो उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो ऐसी बैटिंग करते रहे, और अपना एक टेस्ट मैच का जो विकेट कीपर पोजीशन है उस पे अपना जोर बनाए रहे। आते हैं इंडिया की बॉलिंग इनिंग्स पर। जब उन्होंने इंग्लैंड को बॉल आउट किया
कुछ 145 रन पे, जी हाँ 145 रन पे इंडिया ने इंग्लैंड को बोल आउट किया इंग्लैंड की दूसरी बैटिंग इनिंग्स में। अश्विन 5 विकेट लेते हुए फिर से, मतलब अब कोई भी इंडिया की बॉलिंग इनिंग्स लो और अगर अश्विन ने डिलीवर नहीं किया तो ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो अश्विन के तो 5 विकेट थे, कुलदीप यादव के भी 4 विकेट थे इस इनिंग्स में इंडिया के लिए। तो आते ही स्पिनर्स ने अपना जलवा दिखाया एंड बेसिकली दे एंटेंगल्ड इंग्लैंड यूजिंग अ वेरी गुड स्पिन अटैक जो इंग्लैंड करना चाह रही थी इतने टाइम से इंडिया पे। इंडिया को एक ट्रैप करना एक स्पिन अटैक से, वो इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ कर दिया। पिछले पारी में भी जब इंग्लैंड ने 350 रन मारे, बॉलिंग के हिसाब से एक बुरी पारी नहीं थी एक्चुअली। बॉलिंग वाइज ज़्यादा आप कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। जडेजा ने 4 विकेट लिए, काफ़ी एक अच्छे स्पेल्स उन्होंने बॉल करे। तो जो आपको एक्सपेक्टेड था इंडियन बॉलर्स से वही हुआ, बट आपके पास सिर्फ जो इंग्लैंड का एक की एलिमेंट मिसिंग था जो रूट, वो एक्टिवेट हो गया ये मैच में। और उसी के कारण पहली इनिंग्स में रन्स थोड़े ज़्यादा आ गए बट इंडिया ने अच्छे से रिकवर किया। उन्होंने दूसरे इनिंग्स में जो रूट को काफ़ी, अश्विन ने एक्चुअली काफ़ी बेहतरीन बॉल के साथ आउट किया। कुछ पंडित्स थे जो कहने लगे कि कंट्रोवर्शियल है बट जल्दी चुप हो गए। तो वो भी बात है। पर अब ओवरऑल ही अगर इंडिया की देखे सीरीज़ में बॉलिंग तो इंडिया ने मैप आउट कर लिया है इंग्लैंड को, आप कह सकते हैं। उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कौन से बैट्समैन की क्या वीकनेस है। आप जो रूट की बात करें तो जो रूट का वीकनेस जो अभी तक ऑब्जर्व किया गया है वो है बुमराह और अश्विन। अब बुमराह तो है नहीं है मैच में, पर अश्विन अपना कमाल दिखा रहे हैं। तो इंडिया की जो एक डोमिनेटिंग बॉलिंग है वो एक्चुअली इंग्लैंड की बॉलिंग को एक्सपोज भी कर रही है कि कैसे इंग्लैंड के जो दावे थे कि हमारे बॉलर्स इतने अच्छे हैं और वो ऐसा कर देंगे वो वैसा कर देंगे, वो दावे तो सच ठहर नहीं रहे हैं। तो इंडिया ने दिखा दी कि यार ऐसे पिच पे ऐसी बॉलिंग करी जाती है। अब जब लीच बाहर हो गए थे इंजरी के वजह से, इंग्लैंड ने ये नहीं सोचा कि यार हम इंग्लैंड से कोई स्पिन बॉलर निकालते, हम इंग्लैंड से किसी स्पिन बॉलर को बुलाते हैं, बल्कि उन्होंने जो रूट को ही एक ऑलराउंडर सा बना दिया। तो एक काफ़ी बातें चल भी रही थी कि शायद जो रूट के एक इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बॉलर की वजह से उनकी बैटिंग अफेक्ट हो रही है या नहीं। वैसे तो यार इस पे कहना सही नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं, क्योंकि अब उनके दिमाग के अंदर क्या चलता है वो तो भैया हम बोल नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते। बट अगर आप सिर्फ स्टैट्स के भरोसे रहोगे तो शायद आप कह सकते हो कि हाँ कुछ तो असर रहा है, क्योंकि जो रूट ने बॉलिंग की है अब उन पे एक डबल प्रेशर है। जो वो सिर्फ एज अ बैट्समैन जो इंग्लैंड आ रहे थे, अब वो प्लान चेंज हो गया, अब वो एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। आप देखो अभी जो इंडिया की अभी सेकंड इनिंग्स बैटिंग अभी शुरू हुई, उसमें भी पहला दूसरा ओवर जो रूट का ही था। तो तो इंग्लैंड एक काफ़ी हेविली डिपेंड कर रहा है इन प्लेयर्स पे, जो कि एक्चुअली सही नहीं है और जो दिख रहा है। इसीलिए इसी वजह से तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भैया इंग्लैंड आपने जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो बैटिंग में तो ठीक है बट बॉलिंग में वो कुछ काम नहीं आ रही है। एटलीस्ट जो आपका पहला टेस्ट मैच था उसके बाद तो बिल्कुल काम नहीं आ रही है। तो इंग्लैंड को वापस एक रिविजिट करना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं ओवर दिस 4 मैचेस, उन्हें वो रिव्यू करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि वे गलत कहाँ गए। और बस सीखते रहो, इम्प्रूव करते रहो और यही करते करते शायद को इंग्लैंड को एक अपना स्टेबल स्क्वाड बन जाए जो इवन सब कॉन्टिनेंट में और इंडियन पिचेस पर अच्छा बॉल कर पाए। बट अगर अभी ऑन गोइंग टेस्ट मैच की बात करनी हो, लास्ट इनिंग्स
इंडिया की जो चेस कर रहे हैं उसकी बात करनी हो, तो मुझे लगता है ओनस विल बी अपॉन द फास्ट बॉलर्स। स्पिन बॉलर्स पे तो रहेगा ही रहेगा, उन पे तो इंग्लैंड हैवीली डिपेंड करेगा। बट पेस बॉलर्स को यहाँ स्टेप अप करना पड़ेगा, जेम्स एंडरसन को यहाँ स्टेप अप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके फास्ट बॉलर्स अभी स्टेप अप नहीं करते, माना पिच इज़ नॉट आइडियल फॉर पेस बॉलिंग, मतलब बॉल स्विंग करना वगैरह अभी पिच उसके लिए आइडियल नहीं है, मैं मानता हूँ। बट पेस बॉलर्स को आना पड़ेगा, उन्हें कुछ इनोवेट करना पड़ेगा ऑन द पिच, और कैसे भी तो उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। समथिंग तो कुछ तो उनको करना पड़ेगा, जिसके सिवाय मुझे नहीं लगता इंडिया को ये मैच जीतने से कोई रोक सकता है। रोक सकता है तो सिर्फ शायद इंग्लैंड का बॉलिंग में कोई इनोवेशन या इंडिया का बैटिंग कोलैप्स। तो ये तो हुई ऑन गोइंग टेस्ट मैच की बात, टेस्ट सीरीज़ की बात। मोस्टली ये वीडियो तो निकल चुकी होगी, पब्लिश हो चुकी होगी बिफोर एक्चुअली इंडिया विंस द फोर्थ टेस्ट मैच और इंग्लैंड विंस द फोर्थ टेस्ट मैच, जो कि जैसे मैंने कहा हाईली अनलाइकली है। बट अगर क्रिकेट की दुनिया अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि सर्टनटी बहुत कम है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। देखते हैं क्या होता है ये टेस्ट मैच का, ये टेस्ट सीरीज़ का। आगे बढ़ते हुए आज ये हफ्ते मनोज तिवारी, एक वेटरन इंडियन बैट्समैन थे, उनका इंटरनेशनल करियर भी ज़्यादा नहीं था, कुछ मैचेस खेले इंडिया के लिए इंटरनेशनली, बट वेटरन बैट्समैन थे वेस्ट बंगाल के लिए। हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली एट द एज ऑफ 38, और उसके पश्चात ही उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया एक न्यूज़ कंपनी को, एक न्यूज़ चैनल को, जिसमें उन्होंने MS धोनी से एक सवाल पूछा है। और ये सवाल कहीं एक रिलेट होता है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे होते हुए। तो उनका सवाल तो यही MS धोनी से था कि भैया जब मैंने एक मैच में शतक मारी तो मुझे उसके अगले ही मैच में ड्रॉप क्यों किया गया था, इवन दो मेरा कॉन्फिडेंस 7th हेवन पर था। तो अब इसका जवाब तो अभी तक MS धोनी ने नहीं दिया है, और हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि रीज़न क्या हुआ होगा। बट आप व्यूअर्स को तो पता ही होगा, ऐसा कई बार हुआ है जब प्लेयर्स ने काफ़ी एक्सेप्शनल पारी खेली है और अगले ही टेस्ट मैच में या अगले ही सीरीज़ में उनको ड्रॉप किया जाता है। तो ये नई बात तो नहीं है, बट जैसे मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आपके प्लेयर्स 100 या 200 मार रहे, उनके कॉन्फिडेंस एकदम स्काई हाई है, तो उन्हें ड्रॉप करके आप सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस गवा रहे हो। और बाकी शायद आपके स्क्वाड में या आपके जो स्क्वाड के एक इंटीग्रल पार्ट थे, जो अभी उतने अच्छे कॉन्फिडेंस में नहीं है, जो उतने अच्छे रन्स नहीं बना रहे, आप उनको रिप्लेस कर रहे हो इस यंग प्लेयर के साथ जो अभी सेंचुरीज मार रहा है। तो ये बात भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं इंडियन बोर्ड को और इंडियन सिलेक्टर्स को ये बात समझ आ जानी चाहिए। और जब हम MS धोनी की बात करते हैं, भैया कैप्टन तो वो थे ही अच्छे, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर। नेशनल टीम में तो उन्होंने दिखा दिया है। आप उनके IPL करियर को भी पकड़ो तो अभी इतने इम्पोर्टेंट बैट्समैन नहीं है, मतलब है इम्पोर्टेंट बैट्समैन, बट ऑब्वियसली एक एज का फैक्टर आता है। फिटनेस तो अभी तक वही है जो उनकी पहले भी थी, तो आप उनको अभी डाउट तो नहीं कर सकते। बट हाँ, आपका एक एज का एक ये आता है, ओवरऑल बॉडी का एक फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप नेशनल टीम की क्वालिटी नहीं रहते हो। बट IPL में अभी भी है, IPL में अभी भी उनको कैप्टन बनाया रखा है, नॉट बिकॉज वो परफॉर्म एज अ बैट्समैन बहुत एक्सेप्शनल कर रहे हैं, बट बिकॉज वो एक एक्सेप्शनल लीडर है, जो एक एवरेज प्लेयर को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बना सकता है, और जो एक एवरेज टीम को बार बार हर साल जिता सकता है। आपने वो
CSK के बारे में जोक्स तो सुने ही होंगे, यू नो द अंकल्स 11 और द ओल्डीज 11। ये ऐसे ही तो नहीं बने हैं जोक्स, ये जोक्स बने भी है क्योंकि धोनी ने ऐसे दिखाया भी है। मोस्टली सीनियर प्लेयर्स जो अपने टूवर्ड्स द लेट 30s है, मैं कह सकता हूँ टूवर्ड्स लेट 30s है, उनको पिक किया है और उनके साथ ट्रॉफी जीती है। तो फिर ये है, बट इसमें कई बार होता है कि यंग प्लेयर्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर MS धोनी ने ड्रॉप किया है तो रीज़न अच्छा तो होगा, क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्सीज पहले भी हो चुके हैं। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2011 के पहले भी था, 2011 के बाद में भी थे कि जब आपके पास इतनी अच्छी टीम है या फिर ये प्लेयर अच्छा कर रहा है तो आपने उसको ड्रॉप क्यों कर दिया। तो मुझे तो लगता है ये तो होते रहेगा। अ, मुझे नहीं लगता MS धोनी इसका जवाब देंगे, बट एक फाइनल एक फाइनल होप है कि क्या पता अगर MS धोनी ये सवाल देखते हैं और उससे जवाब देने की अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है जवाब। तो वाइल मुझे तो नहीं लगता कि MS धोनी इसका जवाब देंगे, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मनोज तिवारी के साइड से और रिलेवेंट भी था। मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसा हुआ है, प्लेयर एक इनिंग अच्छा खेल लेता है फिर अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया है। तो एक रिलेवेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो शायद डिस्कशन पे आए इन पब्लिक फोरम्स। तो देखते रहते, फॉलो करते रहते क्या होता है इसके बारे में। तो मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ हुई। लास्ट T20 मैच आज ही खेला गया था और एज एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश कर दिया है ये सीरीज़ 3-0। न्यूजीलैंड एट होम खेल रही थी, होम एडवांटेज था, बट उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इन फॉर्म चल रही है, एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो एक काफ़ी ओवर पावरिंग परफॉर्मेंस था ऑस्ट्रेलिया का थ्रू आउट द सीरीज़। 30-20 की बात करें तो एक काफ़ी क्लच मैच हो सकता था, काफ़ी बिकॉज ऑफ द रेन, काफ़ी बारिश हो रही थी, DLS भी यूज़ किया गया था। अंत में न्यूजीलैंड को 10 ओवर में 127 रन का टारगेट दे दिया गया था। काफ़ी अनरियलिस्टिक करना मुश्किल है क्योंकि आजकल तो वही हो जाता है, टीम्स 150 भी मार देते हैं 10 ओवर में। तो अनरियलिस्टिक नहीं कहूँगा, बट एक काफ़ी मुश्किल टारगेट था और ऑलरेडी 2-0 डाउन थे सीरीज़ में। तो जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो जाता है, जब आपको पता चल जाता है कि आप सीरीज़ तो आपके हाथ से चली गई है, तो कॉन्फिडेंस आपका शेक होता है, आपकी जो आप खेल रहे हो वो भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है। और शायद यही हुआ न्यूजीलैंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श बने प्लेयर ऑफ द सीरीज़। पहले 2 मैचेस उन्होंने ही कैप्टन करी थी, उसके बाद थर्ड मैच में तो उन्होंने कैप्टन नहीं करा, बट फिर से ट्रेविस हेड और वो इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेले बैटिंग वाइज। सो ओवरऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज है ऑस्ट्रेलिया का, जस्ट फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम द वर्ल्ड कप। आपके पास सिर्फ 3 महीने, 3.25 महीने बचे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। और अभी अगर आप देखो ऑस्ट्रेलियन टीम को कि वो तो भैया द टीम टू बीट है। आप लास्ट के 1.5 साल में ही देख लो, उन्होंने WTC जीत ली, उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप जीत लिया, उन्होंने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत लिया। चलो वो स्क्वाड तो अलग ही थी, बट WTC और 23 वर्ल्ड कप, इवन दो फॉर्मेट्स अलग थे, प्लेयर्स मोस्टली सेम थे। तो आप देख सकते हो कि ये प्लेयर्स के पास कॉन्फिडेंस बहुत है, कॉन्फिडेंस तो इनका स्काई हाई पर है, फॉर्म में भी है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा वर्ल्ड कप में, जहां ऑस्ट्रेलिया की तो नज़र होगी स्ट्रेट ऑन द प्राइज। और ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले तो यही चाहेंगे।
मूविंग ऑन, इसी हफ्ते वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL का दूसरा सीजन शुरू हुआ है। 2 ही मैचेस हुए हैं लेकिन काफ़ी रोमांचक मैचेस थे, दोनों ही लास्ट पोल विनर्स थे। पहली मैच MI जीत गई, दूसरी मैच RCB जीती। MI के लिए यतिका भाटिया और हरमनप्रीत कौर, वेराज RCB के लिए मैच विनर्स थे उनकी डेथ बॉलिंग स्पेशली। बैटिंग कहूँगा काफ़ी एवरेज थी। कुछ अच्छे स्कोर्स, कुछ अच्छी इनिंग्स भी थी, बट द की फॉर देयर विक्ट्री वॉज देयर बॉलिंग। उनकी डेथ बॉलिंग, टू बी वेरी स्पेसिफिक, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छे से की। लास्ट ओवर में शायद कुछ 10-12 रन थे ये जीतने को कंट्रोल में रखा। सिर्फ कुछ 7 या 8 रन दिए, वो भी एक क्योंकि एक बाउंड्री चली गई उसकी वजह से। बट ओवरऑल काफ़ी एक रोमांचक, काफ़ी एड्रेनलिन लाने वाली एक मैच थी। काफ़ी फन मैच थी। और उम्मीद करता हूँ आगे के मैचेस भी इतने ही रोमांचक होंगे। आप भी देखिए WPL, मैं भी देखूँगा। अगले एपिसोड में बाकी के मैचेस की बारे में भी बात करेंगे। बट ख़त्म करने से पहले एपिसोड, एक लास्ट मुद्दा है जो मुझे बताना है, एक लास्ट टॉपिक है जो जिस पे मुझे बात करनी है, और वो है IPL 2024 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। उसके ऑफिशियली डेट्स आ चुके हैं। पहला मैच होगा 22 मार्च को CSK और RCB के बीच में चेन्नई में। पूरा सारे फिक्चर्स नहीं आए हैं, पूरा शेड्यूल अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू अरुण धूमल जी जो IPL के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है चूँकि ये साल इंडिया में जनरल इलेक्शंस भी होंगे तो हम अभी से शेड्यूल नहीं बता सकते, क्योंकि व्हाट इफ कहीं ये मैच मुंबई में है पर उसी समय इलेक्शन फेज भी मुंबई का एरिया का चल रहा होगा, तो उस टाइम पे फिर वो प्लेयर्स और वो मैच पे पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरवेल्म हो चुकी होगी इलेक्शंस की वजह से। तो यही कारण है कि एक फुल शेड्यूल नहीं दिया गया, सिर्फ पहले 21 मैचेस का शेड्यूल रिलीज़ किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो बचा हुआ शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिस्कशंस के बाद ही वो लॉन्च करेंगे, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड मिड ऑफ मार्च, और क्योंकि वही टाइम है जब इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन डेट्स और इलेक्शन फेजेस रिवील करेगा, पब्लिक को बताएगा। तो उसी के बाद BCCI की मीटिंग बैठेगी, एक फिक्चर सेट होंगे और हमें पता चलेगा। अभी तक ये फिक्चर्स में कुछ अच्छे मैचअप्स मुझे दिखे हैं। CSK RCB हुआ, MI GT हुआ, बट अभी उसमें अभी तक वो कुछ जैसे IPL के एल क्लासिको मैं कहूँगा, फॉर द लॉस ऑफ अ बेटर वर्ड, IPL का एल क्लासिको दैट इज़ MI CSK का अभी तक कुछ जिक्र नहीं है। शेड्यूल है 7 अप्रैल तक, तो 7 अप्रैल के बाद ही MI CSK जब भी होगा, और इस बार काफ़ी स्पेशल भी होगा क्योंकि जैसा मैंने कहा धोनी का ये लास्ट IPL सीज़न हो सकता है। तो MI CSK जो हम हर साल एक मार्की इवेंट होता है, वो शायद ये साल और भी ज़्यादा ग्रैंड रहे। ऑनेस्टली मैं खुद रुका हूँ कि कब उसके डेट्स आए और कब उसके टिकट्स आए ताकि मैं ले लूँ, क्योंकि ऐसा इवेंट मैं मिस तो नहीं करना चाहूँगा। पर यही बात है, अभी तक जितना मैं रिसर्च कर सका, जितने मैंने टॉपिक्स देखे ये वीकेंड में, उतना यही है। तो यही एपिसोड ख़त्म करते हैं। मैं थैंक करता हूँ अपनी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ चलिए एक क्रिकेटिस्टिक सफ़र पर, ओनली ऑन द आर्यमन शो प्रेजेंस क्रिकेट वीकली पे। मिलता हूँ आपको 3rd एपिसोड पे, तब तक चाओ।